नमस्कार दोस्तों, आरोही और मैं आप सभी का स्वागत करते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। जी हाँ, रूट्स ऑफ तंत्र का ये आखिरी एपिसोड है और आज हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं और वही सवाल हम गुरुजी तक पहुंचाएंगे। तो हम गुरुजी का स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। स्वागत है गुरुजी आपका। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी गुरुजी से। तो गुरुजी, सबसे पहला सवाल ये है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, तो क्या ऐसा कोई मंत्र है जो वो लोग जाप कर सकते हैं जिसका, और जिससे उनको एक पॉजिटिविटी मिले, बिकॉज बहुत से लोग निराश हो गए हैं। जब 26 फरवरी या 26 मार्च के आसपास पेंडेमिक लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो मैं उस वक्त सूरत में था और सूरत से मैं आखिरी फ़्लाइट आई थी इंडिगो की, मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैं इसी ऑफिस में आया और मुझे अपने आप को मैंने 14 दिन या 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया। उस ड्यूरेशन में मैंने सोचा कि जो स्ट्रेस मुझे हुआ या जो प्रेशर मुझे लगा कि यार अचानक सब कुछ दुनिया रुक गई है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर हमने एक प्रोग्राम चलाया गुफ्तगू दिल से करके, जिसमें हमने लोगों से बात की, लोगों को समझा और उनको कई सारे उपाय दिए। तो उसी में बहुत से लोगों की जॉब भी गई थी। तो हम लोगों ने बहुत कॉमन जो उपाय था जो सक्सेसफुल रहा, उसमें से हम एक उपाय आपको देते हैं कि अगर किसी की जॉब में दिक्कत आ रही है, किसी की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 40 दिन तक कृष्ण चालीसा का उपाय पाठ करे और साथ के साथ में मक्खन और मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाए, उससे उसको बहुत सहायता मिल जाती है। लड्डू गोपाल को लगाना है, स्पेसिफिक बाल स्वरूप जी। तो फिर तो अगर बाल स्वरूप का घर में प्रवेश होता है तो उसके साथ में तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी उनको करनी होंगी। तो लड्डू गोपाल का वैसे तो बहुत सारे नियम हैं किसी भी देवी देवता या किसी भी विधान के लिए, परंतु स्पेसिफिकली लड्डू गोपाल के लिए अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक गिलास में जल और एक कटोरी में मिश्री और इलायची रख दीजिए उनके लिए, उससे आपका भोग का काम पूरा हो जाता है। तो आप लड्डू गोपाल की उपासना और साधना कर सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये करना। तो गुरुजी, ऐसा कोई मंत्र है जो हम चांट कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी निकल जाए? क्लीम कृष्णाय नमः करके एक मंत्र है हमारा भगवान श्री कृष्ण का, आप वो कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए। आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प होगी इससे। इसी के साथ हमारे पास एक और प्रश्न आया। वो प्रश्न ये था कि इस पैंडेमिक में हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली एक साथ रही है, जो घर से बाहर जा रहे थे वो बाहर नहीं जा पाए हैं, तो वहाँ पर घर के अंदर रिलेशनशिप्स में भी उतार चढ़ाव आए हैं। तो अगर किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ अनबन चल रही है तो उसको कैसे स्टेबल किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों को ना एक दूसरे को देखने की आदत ख़त्म हो गई थी और अचानक हमें एक दूसरे को बहुत कंटिन्यूएशन में देखना पड़ा और बच्चों को भी आदत नहीं थी कि पापा घर पे हैं, या वाइफ को आदत नहीं थी कि हस्बैंड घर पे है, और हस्बैंड को आदत नहीं थी कि वाइफ की शक्ल 24 घंटे देख रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी दुर्घटना सी लग रही थी हमें। परंतु मैंने ये देखा कि पेंडेमिक के दौरान बहुत से रिश्ते सुधरे हैं, लोगों ने एक दूसरे को समझा है, अभाव में भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले हैं और रिश्तों में सुधार आया है। पर जहाँ रिश्ते सुधरे नहीं हैं, जहाँ रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आई है या दिक्कत आई है, उस केस में माँ दुर्गा की उपासना करें और राधा कृष्ण की उपासना करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ कि अपने बेडरूम में राधा कृष्ण के झूले पे झूलते हुई चित्र लगाने से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके भी रिश्तों में इस तरह से उतार चढ़ाव आए हैं तो ले आइए राधा कृष्ण की तस्वीर और लगा दीजिए अपने बेडरूम में, तो सुधार ज़रूर आएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े आरोही? हाँ, अगला प्रश्न ये है हमारे ही दोस्तों की तरफ से कि जैसे कि वास्तु दोष होता है गुरुजी, तो उसको कैसे हटाया जाए? देखिए, वास्तु दोष क्या, अगर वास्तु शब्द का अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उसका मतलब होता है उत्सव। अगर हम स्पेलिंग को अगर रिवर्स कर लेते हैं, वास्तु और उत्सव की स्पेलिंग और रिवर्स करके देखें तो एक ही होती है। तो अगर वास्तु ठीक है तो आपके घर में उत्सव है। तो वास्तु 3 तरह का होता है, चल और अचल और स्थिर। मतलब जो चल रहा है, अगर मोटा मोटा देखें 2 फॉर्म है, एक जो मूवमेंटरी है और एक स्टेगनेंट है। तो अगर जो हमारी बॉडी है ये हमारी चलती हुई वास्तु है, अगर इसको ठीक रखते हैं तो हमारे जीवन में उत्सव रहता है। अगर हम घर का वास्तु ठीक रखें तो हमारे जीवन में उत्सव रहता है। तो वास्तु के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करें, बहुत तोड़ फोड़ मत करें, वरना वास्तु भंग दोष लग जाता है। ऐसे केस में आपको फ़ायदे की वजह नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ यही करना है कि घर को खूब साफ़ रखें, जितना हो सके साफ़ रखें
अनयूज चीज़ों को बाहर फेंक दें, और जो आपके काम की नहीं उनको 6 महीने या साल हो चुके हैं उनको किसी और को दे दें यूज़ करने के लिए। जो चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं उनको किसी और को दे दें। बहुत से घरों में देखता हूँ पुराने ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं, पुरानी टीवियाँ रखी हुई हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, स्टोर रूम भरे पड़े, उनको सब गिव अप कर दो, आप दे दो, और या रिसाइकिल होने के लिए दे दीजिए, अपने घर से बाहर निकालिए, खुली हवा आने दीजिए, स्पेस आने दीजिए। सुबह शाम लोबान, धूप बत्ती, अगरबत्ती करें, कपूर जलाएं, घर में गौमूत्र का पोछा लगाएं, और तेज़ वॉल्यूम में दिन में कम से कम एक बार, अगर आप हनुमान चालीसा चला सकते हैं, कृष्ण चालीसा चला सकते हैं, तेज़ वॉल्यूम में कोई भी म्यूज़िक ज़रूर चलाएं, घर में भजन कीर्तन चलाएं, जिससे कि ऑरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाए। इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा हमें वास्तु की ज़्यादा रेमेडी और उपाय की ज़रूरत नहीं होती है। मैं देखता हूँ लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर लिए हैं इनकी रेमेडीज़ में। देखिए, आप अपने आप को सुधार लीजिए, आपका जीवन वैसे सुधर जाएगा। अगर कोई वास्तुशास्त्री ये कह सकता है कि उसके घर में सब कुछ वास्तु के हिसाब से ठीक है और उसके जीवन में कष्ट नहीं है, तो मुझे एक भी ऐसा वास्तुशास्त्री ढूंढ कर ला दीजिए, मैं मान जाऊँगा। या ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर ला के दे दीजिए जो कहता है कि उसने ग्रह नक्षत्रों की पूरी पढ़ाई कर रखी है, उसके जीवन में कष्ट नहीं है। तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारे प्रोफेशन है। प्रोफेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में सुख दुख का उतार चढ़ाव आना बंद हो जाएगा। वो आएगा, सूरज निकलता है तो सूरज डूबता भी है, तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो उपाय करिए, पर उपायों में अंधविश्वास मत करिए। एक जो अगला प्रश्न अब मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि आपने वास्तु को बहुत नॉर्मलाइज किया है मूवमेंट के साथ, कि घर में मूवमेंट रखेंगे तो वास्तु आपका ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोबेबली आपके एपिसोड्स में आपने जिस तरह से पिछले एपिसोड्स में बात की है, आपने वास्तु को, आपने तंत्र को नॉर्मलाइज किया है, आपने बाकी प्रोफेशंस की तरह इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा है, वो कनेक्ट कर पाए हैं तंत्र से। तो जो एक प्रश्न हमारे पास आया है वो ये है कि क्या तंत्र को स्कूल के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? अगर देखा जाए तो तंत्र हमारे गुरुकुल का या हमारे करिकुलम का पार्ट ही था। 17वीं 18वीं शताब्दी का जो इतिहास उठाकर देखा जाए, मैक्स मूलर से पहले का जो मूलर के समय से जो पहले का जो इतिहास था, उसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष हमारे जीवन का अभिन्न अंग था। इवन कामशास्त्र तक हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था। तो ये सारे हमारे जीवन के अभिन्न अंग थे, परंतु नई एजुकेशन, मॉडर्न सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो ज़रूर पढ़ाया जा सकता है तंत्र को एज ए करिकुलम। हमारा इंस्टीट्यूट इसको प्रोफेशनली पढ़ा भी रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और सिंगर, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो तंत्र मंत्र यंत्र सीख रहे हैं और सात्विक तंत्र सीख रहे हैं, प्योरिटी के साथ सीख रहे हैं। वो उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनका भला हो, उनके परिवार सुरक्षित रहे और वो समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। गुरुजी, हमने जैसे देखा है आजकल के लोग क्या होते हैं कि यूजुअल लाइफ अपनी जी रहे हैं, लेकिन जैसे उनका कोई सुख होता है या फिर कभी कोई दुख आता है ना, तब वो भगवान को याद करते हैं या फिर भगवान से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भगवान हो गए और तंत्र हो गया, तो क्या इन दोनों का भी कोई रिलेशन है? देखिए, सिंपल सी बात है कि एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर दुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। तो अगर आप सुख में भी भगवान को याद करें, आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें, तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। इसका मतलब ये था कि जब आपके जीवन में सुख चल रहा है तब भी आप अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को बहुत सलीके से रखें और ऐसे कर्म ना करें जिससे आपके जीवन में दुख आए। और जब दुख का समय आ गया तब भी आप अपने कर्तव्यों को ऐसा रखें कि सुख आने के समय पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें, अपने जीवन को जी सकें। तो ये कर्मों का निर्वाह आपके जीवन को डिसाइड करता है कि आपके जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा। और बहुत से ऐसे उपाय हैं, टोने टोटके हैं, आप जो कर सकते हैं जिसमें आपके जीवन को बैलेंस रखा जाता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे उपाय ना करने के बजाय आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। जैसे मुझसे कोई कहता है सूर्य खराब है, तो मैं कहता हूँ भैया सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़कर नहा धोकर सूर्य को जल देने लग जाओ, तुलसी की सेवा करने लग जाओ, गाय को रोटी खिलाने लग जाओ, कुत्ते और जो सड़क पर कुत्ते उनको रस या दूध खिलाने लग जाओ, ठीक है, पेड़ पौधों की रक्षा करने लग जाओ, घर में माता पिता की सेवा करने लग जाओ। अगर आप इन सारे उपायों में देखेंगे तो आपके 9 ग्रहों का उपाय हो चुका है। जी जी जी। तो अगला सवाल भी मेरा इसी से था, क्योंकि आज का हमारा जो एपिसोड है वो बात ही इसके बारे में कर रहा है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में तंत्र किस तरह से रसा बसा है। तो आपने यही बात की है। तो अगर हम देखें तो हम घर में किस तरह से तंत्र का उपयोग कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, थोड़ा उस पर भी रोशनी देखिए, डालिए। अगर हम बात करें कि तंत्र हमारे घर में कैसे बसा हुआ है,
हमारे घरों में साफ़ सफाई का एक सिस्टम है, हमारे अमावस और पूर्णिमा का एक सिस्टम है। हमारे घरों में इन सब चीज़ों को माना जाता है। हमारे घर में बच्चों को की नज़र उतारी जाती है। हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जाता है खुले बालों के में पीरियड्स के दौरान बाहर सड़क पे चौराहा क्रॉस ना करो। ये सब तंत्र का पार्ट है और ये नोइंगली अननोइंगली हमारे घर में आ चुका है। वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी दादी नानी मामी हमें सिखाती रही हैं, सजग करती रही कि बेटा पीरियड्स के टाइम में ऐसे में खुले बालों से मत निकलो। उसके पीछे रीज़न ये था कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकती हैं और एनर्जीज आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमारे घरों में चलते रहते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा घर में खाना बनाने से पहले एक रोटी बाहर निकाल दी जाती गाय के नाम के लिए। ये भी तंत्र का एक पार्ट है। ये टोटके में आता है पर ये एक टोना ज्योतिष ये सब एक तंत्र का हिस्सा माना जाता है। तो एक जो अगला सवाल हमारे पास आया है, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली भी लिया है, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है ऑडियंस का जो अभी भी तंत्र को ढकोसला सुपरस्टिशंस के साथ में जोड़ रहा है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है जिसको विश्वास है उसको ज्ञान दीजिए। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जिसके पास विश्वास नहीं है, उसको ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मूर्ख है, जिस व्यक्ति जो नास्तिक है, उसको आप क्या समझाएंगे? उसको उस पर समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप उस व्यक्ति को समझाएं जो जिसका थोड़ा बहुत विश्वास है, उसके विश्वास को और मजबूत करिए। और देखिए, बहुत पुरानी घटना है, शायद मैं ठीक से कोरिलेट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं घटना सुनाऊंगा कि जब जहाज़ पहली बार बना तो लोगों ने बोला कि जहाज़ उड़ेगा नहीं, और जब उड़ गया तो कहा ये रुकेगा नहीं। तो ये हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कहते हैं। आप कोई भी काम कर लीजिए, उसमें आपको इनकरेज करने वाले और डिस्करेज करने वाले लोग होते हैं। तो तंत्र को ढकोसला मानने वालों की भी जय हो और ना मानने वालों की भी जय हो। हम सबका सम्मान करते हैं। यह दरबार दीन को आदर, गुरुदेव कहते थे कि जो दीन है, जिसको ज़रूरत है, आप उसकी मदद करें। और गुरुदेव एक बात और कहते थे कि नेकी कर जूता खा, मैंने खाया तू भी खा। तो हम लोग अपना नेकी का काम कर रहे हैं, जो गुरु ने सिखाया है उस रास्ते में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम उस रास्ते पर कंटिन्यूएशन में काम करते जा रहे हैं। और अच्छा हो बुरा हो, ऊपर वाले की मर्जी है। लीजिए, किसी काम में देख लीजिए, किसी लीडर को देख लीजिए, किसी भी को देख लीजिए, उसके जीवन में क्रिटिसिज्म भी है तो उसके जीवन में तारीफ भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक दोनों चीज़ें हैं, जीवन है तो लेके चलना। गुरुजी, ऐसा माना जाता है, जैसे हमारी नानी दादियाँ हो गई, तो वो लोग ऐसा मानते थे कि हम लोग जैसे विलेजेस में रहते थे तो हमारा घर कीला जाता था, और कीलने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश नहीं कर सकती है। तो वो जो कीलना होता है वो होता क्या है बेसिकली? कीलना मतलब कीलित करना होता है। कीलित का मतलब उसको सुरक्षित करना होता है। कीलन एक प्रोसेस है तंत्र का, जिसमें हमारे देखिए तंत्र में षटकर्म आते हैं। षटकर्म में वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। लगभग 15 क्रियाओं के करीब आते हैं, कर्म आते हैं। पुष्टिवर्धन, संतति, शांतति, जामभड़, विद्वेषण, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करके 15 कर्मों के बारे में हमारे यहाँ बात की जाती है। तो कीलन उत्कीलन भी उसी का एक पार्ट है, जो कि कीलित कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है। उत्कीलित मतलब असुरक्षित कर दिया, या जो किसी और ने कीलन किया है, किसी ने आपके घर को बांध दिया तो उस बंधन से मुक्त करा देना, कीलन उत्कीलन आता है। तो सुरक्षा के कारण से इसका उत्कीलन किया जाता है। और गुरुजी, जैसे नज़रों की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं यार ये इंसान बहुत टाइम से बीमार रह रहा है, इसे नज़र लग रही है। तो वो नज़र में कितना, आप इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? और उस नज़र से मुक्त कैसे हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस का भी देखिए, सवाल है। हमारे जीवन में 5 तरह के दोष माने जाते हैं। सबसे पहला दोष होता है ग्रह दोष। जब आप लेके पैदा होते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों के साथ पैदा होते हैं उसे ग्रह दोष कहते हैं। दूसरा गृह दोष होता है, जो आपने वास्तु की बात की। तीसरा होता है नज़र दोष, जो दृष्टि दोष लगता है। चौथा दोष होता है नाग दोष या पितृ दोष। तो हमने सारी दोषों की बात कर ली है इससे पहले। नज़र दोष का मतलब होता है किसी की बुरी नज़र का लग जाना। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। 2 प्लांट ले लीजिए, एक को आई लव यू बोलिए और एक को आई हेट यू बोलिए, और रोज़ एक को प्यार से देखिए और एक को घूर कर देखिए। देखिएगा जो घूर कर जिस पेड़ को देख रहे हैं वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। और आज का हमारा जीवन तो पूरा सोशल मीडिया पे हो गया। हमारे हर जीवन की घटनाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे है। तो हम पब्लिक में आ गए हैं तो नज़र दोष बढ़ गई है। कहते हैं ना, हाय जी तो बड़ी सुंदर लग रही है, हाय इसका तो ये हो गया है। तो ये हाय वर्ड का जो इम्पैक्ट था वो हमारे जीवन पे आता है। अब इसको आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। देखिए, पर ये चीज़ें होती हैं। नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स कह लीजिए, नेगेटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन कह लीजिए, नेगेटिव थॉट मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, ये सब एक ही बात, एक ही शब्दों की पर्यायवाची हैं। पर ये सब चीज़ें होती हैं और असर करती हैं। इसी से मैं अगले सवाल पे आती हूँ, जो हमारी एक ऑडियंस ने पूछा था कि उनका काम है, उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना ही करना होता है,
उन्हें ऑनलाइन नज़र लगती है, तो उन्होंने इसका उपाय आपसे जाना है कि इसके लिए वो क्या कर सकती है। नज़र ऑनलाइन नहीं लगती, नज़र आपको लगती है। आप ऑफलाइन रहें या ऑनलाइन रहें, नज़र आपको लगती है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कृष्ण की उपासना कर सकते हैं आप, और भी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप अपने दुपट्टे में हींग बांधकर या लौंग बांधकर जा सकते हैं, और सुबह महीने में एक दिन अपनी नज़र उतरवा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप टीका लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। गुरुजी, इसी चीज़ से ना मेरे मन में एक सवाल आया है, जो कि हमारी नानी दादियाँ बोलती है कि अगर हमें नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो हमें अपने तकिए के नीचे या तो हनुमान चालीसा रख लेनी चाहिए, या फिर हमें एक चाकू रख लेना चाहिए, लोहे का, और या फिर एक तांबे में हमें पानी लेके अपने आसपास रख लेना चाहिए। तो उसका क्या इस चीज़? देखिए, इन तीनों ही क्रियाओं का बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा रखते हैं तो एक तरह से हम विश्वास रखते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर हमें शक्ति प्रदान करेंगे। आयरन का चाकू क्या होता है कि जानवरों से सुरक्षा करने के लिए पहले लटकाया जाता था, और उसमें शार्पनेस होती थी, तो बच्चे के सर के नीचे, तकिए के नीचे रखा जाता था। और जो तीसरी चीज़ आपने कही, लोटे में, तांबे के लोटे में पानी, उसको सुबह उठकर फ्लश या कीकड़ या कांटे का ले पेड़ में डाला जाता है। तो ये आसपास की जो एनर्जी होती है रात भर में, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, और सुबह वो फ्लश किया जाता है। तो ये तीनों ही क्रियाएं आपको प्रोटेक्शन देती हैं। जी। गुरुजी, ऐसा भी माना जाता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे हमें रात को नहीं घूमना चाहिए, उस पर चुड़ैलें होती हैं। तो इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीपल हो, बरगद का पेड़, बहुत घने और पुराने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें हमारे देवी देवताओं का वास होता है। और पीपल के का अगर आप साइंटिफिक वर्जन समझे तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो बस इसलिए कहा जाता है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप रात ना बिताएं। जी। दिन में वो ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब आप रात में जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप रेंज में रहेंगे तो आपको अस्थमैटिक या आपको सफोकेशन हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है। अब इस बात को किसी को समझाया जाए तो मानेगा नहीं कि नहीं हम तो ऑक्सीजन लेके रहेंगे, तो उसको एक डर या एक वहम के साथ जोड़ दिया गया था। हमारे यहाँ की जितनी भी क्रियाएं हैं, जिस तरह के लोग थे उनको उस तरह की एक्सप्लेनेशन दी गई। अगर कोई ने साइंटिफिक रीजन समझा तो साइंटिफिक, नहीं तो वहम से जोड़ दिया गया। अब जैसे आपने देखा होगा, अक्सर लोग नज़र उतारने में मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं। अब मोरपंख के अंदर जो क्वालिटी है वो आयरन एक्सट्रैक्ट करने की है। मोर जहाँ नाचता है उस ज़मीन में आयरन नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। अब मोरपंख से आप अगर झाड़ा लगाते हैं, अगर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप देखे होंगे, सिख हो, सबके यहाँ मोरपंख का इस्तेमाल होता है झाड़ा लगाने के लिए। वो ऑरा के अंदर से आयरन या कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है और आपका ऑरा खुल जाता है। अब आप इसको रूढ़वादिता में ले लीजिए या किसी प्रोसेस में मान लीजिए, पर साइंटिफिकली ये है कि जहाँ पर ये होगा वहाँ आयरन नहीं होगा। मोर जिस पेड़ ज़मीन में नाचेगा वहाँ आयरन नहीं मिलेगा, तो मोर उसको ऑरा को क्लीन कर देता है। अब आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह के करिए, या फिर आप कोई मंत्र पढ़कर करिए। अगर मंत्र पढ़कर कर रहे होंगे तो उसकी एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप कोई प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो उस और इंटेंसिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ के भी अगर आप झाड़ा लगाएंगे तब भी वो उसका उतना असर करेगा, क्योंकि ये उसका अपना अस्तित्व है, उसका एक उसकी ये खूबी है, तो वो उस खूबी के दौरान वो करता है। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ नज़र लगे तो कॉफ़ी और सॉल्ट से नहा लो। अब कॉफ़ी सॉल्ट का क्या लेना देना? कॉफ़ी और सॉल्ट जो है आपकी ऑरा के जो पार्टिकल्स हैं, जो पोर्स हैं, इनको खोल देता है। सॉल्ट से नहाने से आपके पोर्स खुल जाते हैं। कॉफ़ी जो है आसपास की फ्रेगनेंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज। अगर आप बड़े से बड़े शोरूम में जाएं, आप परफ्यूम की एक परफ्यूम से दूसरे परफ्यूम के बीच में आपको कॉफ़ी बीन्स दी जाती है स्मेल करने के लिए, क्योंकि आपकी सेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है वो। तो सेम एनर्जी आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो तंत्र मंत्र यंत्र बहुत सारे वहम वैसे ही दूर हो जाएंगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, पर उसको साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है। और ज़रूर समझने से पहले अपने अंदर एक विश्वास कि वो है, उसका अस्तित्व है, अगर उसने कुछ बनाया तो सही बनाया होगा। जी। हमारे कुछ ऑडियंस में ऐसे भी लोग हैं जो तंत्र को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं और क्या लेवल्स हैं? हमने एक पिछले एपिसोड में बात भी की थी कि आपकी अग्नित्र फाउंडेशन जो है वो कराती है, लेवल्स कराती है, तो हर लेवल पे क्या है और कौन किस लेवल तक पहुंच सकता है और कौन इसको परस्यू कर सकता है और कौन नहीं? देखिए, हमने 5 लेवल बनाए हुए हैं। एक्चुअली ये पूरा कोर्स जो है 8 लेवल का है, लगभग 3 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल में 1 साल आपको गुरु के पास रहना पड़ता है और गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिकल करके रहना पड़ता है, क्योंकि बुकिश नॉलेज होता है। और जो हमारे श्री 1000 महान गूगल बाबा हैं, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये जो नॉलेज देते हैं वो कंप्लीट नहीं होती है। भाई उसकी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि किसी ने कुछ भी पोस्ट कर दिया वो आपको दे देगा। अब वो सही है कि नहीं सही है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, अगर एक बिंदी या एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए
तो आपका पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। जैसे इंद्राक्षी स्तोत्र में भैरवी रक्षति भार्या, हे भैरवी मेरी भार्या मतलब मेरे स्पाउस की रक्षा करो, र की जगह पे भा प्रिंट हो जाए तो भैरवी भक्षति भार्या, हे भैरवी मेरे भार्या मेरे स्पाउस को खा जाओ। So the one spelling mistake can destroy your family and your energy and your life. So वो आपको गुरु ही बता सकता है कि सही है गलत है। क्या हुआ कि लोगों ने जाने अनजाने में बहुत सारे मंत्र यंत्र तंत्र जो है गूगल पे अपलोड कर दिए हैं। मैं कहता हूँ वो गलत नहीं है, परंतु जो सही है उसकी तलाश करिए। तो पानी और गुरु दोनों को प्यूरिफाई करके पीना चाहिए और जानना चाहिए लाइफ में। तो आप गुरु के द्वारा तंत्र सीखें। तो हमारे यहाँ क्या किया गया है कि कोर्स को ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 अभी तक ले। लेवल 6, 7, 8 अभी मैंने सिखाया नहीं है। स्टूडेंट तैयार है पर मैं सिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे और अच्छे स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, लेवल 1 और 2 कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेवल 1 और 2 में आप अपने और आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रख लेंगे और आप अपने आप को इतना स्टेप मजबूत कर सकते हैं कि आप सुरक्षित रहें और आपके जीवन में जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। लेवल 3 थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप उसको एज ए करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंट करेंगे और आपको और क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, डूज एंड डोंट, वो सारा प्रोफेशनल कोर्स लेवल 3 में सिखाया जाता है। लेवल 4, 5 एक तरह से मास्टर कोर्स है। आप प्रोफेशनल तो हो गए लेकिन एक्सपर्टीज़ कैसे आए, आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ज़िंदगी जिएं और आप किसी भी तरह के केस को, चाहे वो छोटा केस हो बड़ा केस हो, आप कैसे उस केस को हैंडल करेंगे, कैसे उसको प्रोफेशनली लेंगे। कैंसर के स्टेज लेवल 3 तक के केसेस हो गए, HIV के केसेस हो गए, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हो गए, मेडिकल साइंस के केसेस को कैसे हैंडल करेंगे, लीगल केसेस को कैसे हैंडल करेंगे तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया के द्वारा। बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन केसेस हैं जहां पर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। आप उन इंटरवेंशन को साइंटिफिकली और तांत्रिक तरीके से कैसे मिक्स करके अपने केस के अपने क्लाइंट के काम को या आपके पास जो भी आया है उसकी मदद में आप कैसे करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये सेवाएं कभी फ्री नहीं लेनी चाहिए और ना फ्री देनी चाहिए। आप एक मार्जिनल कॉस्ट रखिए लेकिन लूट खसोट मत करिए। जितना आपका काम है उतना आप अपने काम के पैसे लें और उसको एथिकल लें और पहले बता कर लें, बाद में डराए नहीं। जो लोग डराएंगे तो उनको बाद में नर्क की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिक पुजारियों की जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है और बड़ी खराब मृत्यु होती है। ये इसी कर्मों का नतीजा होता है। कर्म चाहे आपके हो चाहे मेरे हों, फल जरूर देंगे। इफ़ आई डू रॉन्ग आई विल गेट इट रॉन्ग, इफ़ यू डू रॉन्ग यू विल गेट इट रॉन्ग। सो करेले के पेड़ पर आम और आम के पेड़ पर करेला नहीं उगता, इसलिए अपने कर्मों के प्रति सचेत रहे। गुरुजी मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसे हम देखेंगे मेहंदीपुर बालाजी है तो वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं और हम देखते भी हैं कि भैरव के उसमें आगे उतारी जाती हैं, आत्माओं का वो होता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको पता है कि आत्माएं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस आपसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे हम देखते हैं द्वारका की एक रिंग रोड है, वहाँ पे बहुत माना जाता है कि हमें रात को 2 या 3 बजे कुछ ना कुछ दिखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार तुम बकवास करो, ऐसा तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं है वहाँ पर। तो गुरुजी मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगी, आत्माएं और ये सब हम मानते हैं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, तो गुरुजी मेरा बस इस चीज़ से एक ही सवाल है कि जो लोग मानते हैं उन पर इम्पैक्ट होगा और जो लोग नहीं मानते हैं उन पर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा इस चीज़ का? चलिए इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जो मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। पूर्णिमा का जो चाँद होता है वो पूरा गोल होता है, उसमें रोशनी होती है। अब उसको एक आशिक देखेगा तो उसे उसमें माशूक दिखेगी, माशूका दिखेगी। एक साइंटिस्ट देखेगा तो उसको एक कंप्लीट चंद्रमा दिखाई देगा जिस पर वो रिसर्च करेगा। अगर एक ज्योतिष देखेगा तो उसको पूर्णिमा का चांद दिखेगा, वो कैलकुलेशन करेगा। और एक कवि देखेगा तो उस पर कविता लिख देगा और एक भूखा देखेगा तो उसमें रोटी दिखाई देगी। एक ही चंद्रमा है पूर्णिमा का, देखने के नज़रिए अलग अलग है। उसी तरह तंत्र है, इसको देखने के नज़रिए अलग अलग हैं और हर विधि को मानने और ना मानने वाले लोग होते हैं। उनके अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपना तजुर्बा है। जो जिस भाव से मानता है वो उस भाव से उसको देख सकता है। तो ये इसके माने या ना माने उनकी अपनी मर्जी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है, परंतु वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी चाहे वो माने या ना माने, और प्रभाव भी होगा। प्रभाव भी होगा। आप मानते हैं तो भी होगा, नहीं मानते हैं तो भी होगा। आप कोरोना को आपने एक्सेप्ट किया तो भी ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो भी ठीक है, परंतु प्रभाव तो था। ठीक है। सो आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। एक कहावत है ना, आंखें बंद कर लेने से बिल्ली कबूतर खाना छोड़ नहीं देती है। तो हम अपने दिमाग पर, अपने विवेक पर, अपने वैराग्य पर अंधकार की पट्टी बांध लेंगे तो हमें सब कुछ दिखना बंद थोड़ी हो जाएगा। ये आपने आंखें बंद की, दुनिया तो वैसे ही चल रही है।
एक बस जाने से पहले एक और आखिरी सवाल हमारी ऑडियंस का है। एक ऑडियंस में वो कह रहे हैं कि उनको लगता है उनके पति वशीकरण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी कैसे हो कि हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो क्या कर सकती है? अगर उनको लगता है कि उनके पति पर किसी और ने वशीकरण कर रखा है तो अच्छा सा खाना बना के अपने पति को खिलाइए, प्यार से और सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करिए। आप वो जो कहता है वो करिए, देखिए आपके पास वापस वशीकरण हो जाए। तुम दिन को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, रात को रात कहोगी तो रात कहेंगे। आप ऐसा फॉलो करके देख लीजिए, आपके पति आपके पास वशीकरण होने आ जाएंगे। देखिए ये सारी क्रियाएं होती हैं पर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं जितना लोगों ने क्या बना लिया है। आजकल एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट आ गया है नुपुर आरोही, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। अब इस कुछ की डेफिनेशन आज तक मुझे नहीं मिली। मैंने अपने जीवन में पूरा ताकत लगा लिया, परंपराओं से पूछ लिया, गुरुओं से पूछ लिया कि सर ये कुछ क्या है। कहते कुछ का कुछ नहीं हो सकता। अब आज लोगों को तो ये भी वहम है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी टेंशन है, और कुछ नहीं ठीक चल रहा है तो भी टेंशन है तो भी टेंशन है, नहीं है तो टेंशन है। क्योंकि लोगों के अंदर ना एक डर बैठ गया है, कर्मों पर नियंत्रण नहीं है। कर्म माते संगोस्तु कर्मणि, ये कहा गया था कि कर्मों का जो है आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। परंतु ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा था। ठाकुर जी ने बोला था ऐसे कर्म करो जिससे आपको फल की चिंता ना करनी पड़े। तो हम ऐसे कर्म करते नहीं है। अब हमें तो पता है कि हमने रात में चोरी की तो सुबह डरेंगे, मैंने सुबह एडल्ट्री किया तो मुझे डरेंगे, मल्टीपल अफेयर्स हैं तो भी डरेंगे, आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो भी डरेंगे, आप फैमिली के लिए ऑनेस्ट नहीं है तो भी आप डरेंगे, वाइफ ऑनेस्ट नहीं है तो भी डरेगी, ठीक है। आप झूठ बोलने का सिस्टम चलाते हैं तो भी आप डरेंगे। हम घर में हैं, बच्चे को बोल रहे हैं फोन पे कि बोल दो नहीं है, तो हम संस्कारों में झूठ गलत चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए हम डर रहे हैं, इसलिए दुनिया बेवकूफ बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी दर्शकों के लिए भी हम कहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि तंत्र के दूसरे एस्पेक्ट को हम आप तक पहुंचा पाए होंगे, आप उस डर से बाहर आए होंगे और तंत्र को समझ पाए होंगे एक बेहतर तरीके से। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है हमें लिखिए, और हो सकता है हम अगले सीरीज में, इसी के सेकंड सीजन में आप तक लेकर आए उन सवालों के जवाब। क्योंकि दोस्तों जो तंत्र होता है वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं 10 एपिसोड्स में जितने भी आपने देखे हैं उसमें तंत्र का एंड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों तंत्र एक ऐसा विषय है जिसके लिए एक जीवन काल भी कम पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और याद रखिए मास्क पहनना मत भूलिएगा क्योंकि कोविड टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद।